अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वही मर्जर एंड एक्विजिशन का हैंड आउट है। अच्छा, विंटर 2010 में आईकेप का एक पास पेपर था, उससे इस सवाल के कुछ जो है वो आप कह लें कि कॉन्सेप्ट्स पिक करे गए हैं। उस सवाल में जो ट्रीटमेंट्स थी वो हैं, और इस सवाल में कुछ कैश कंसिडरेशन के हवाले से बात हो रही है। अब देखिए, जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं ना, तो उसकी जो आप कंसिडरेशन पे करते हैं, कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जो आप उसको ख़रीदने के लिए पैसे पे करते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैश कंसिडरेशन पे कर सकते हैं। कैश कंसिडरेशन में से आपके पास से कैश का आउटफ्लो होता है, सामने वाली पार्टी को कैश मिल जाता है, आप उसके शेयर्स ख़रीद लेते हो। जिसके शेयर्स आप ख़रीदते हो वो फिर नई कंपनी में किसी भी तरह से शेयर होल्डर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी जो कंसिडरेशन होती है वो होती है शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज यानी कि आप जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे होते हो, आप बोलते हो कि आपके हर शेयर के बदले आपको नई कंपनी में एक, या हर 2 शेयर्स के बदले नई कंपनी में एक, या हर 5 शेयर्स के बदले नई कंपनी में एक शेयर दिया जाएगा। इस केस में जिससे आप परचेज़ कर रहे होते हो उसको किसी किस्म का कैश नहीं मिलता, लेकिन वो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। एक और तरीका ये है कि आप जो है वो ख़रीदने के लिए बॉन्ड्स इशू कर दो, जिससे आप कंपनी ख़रीद रहे हो उसके शेयर्स की जितनी वैल्यू बनती है, अपनी कंपनी में उसको उतने वैल्यू के बॉन्ड्स दे दो। कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन जो मुख्तलिफ़ टाइप्स की हो सकती हैं उसकी डिस्कशन के लिए एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, जिससे आप इस कंसिडरेशन के मामलात को फ़ाइनल कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो, ताकि आपको मुख्तलिफ़ कंसिडरेशंस का मालूम हो। इस सवाल में लिखा हुआ है, प्लेटिनम विशेस टू एक्वायर डायमंड कंपनी। इसका मतलब प्लेटिनम एक्वायरर हो गया, डायमंड जो है वो टारगेट कंपनी है। द करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर प्लेटिनम एंड डायमंड आर ₹231 एंड 58 रिस्पेक्टिवली। 231 मिलियन भी हो सकता है, 231 रुपीज़ भी हो सकता है, 58 मिलियन 58 रुपीज़ भी हो सकता है, कुछ भी। 231 और 58 है, चले रुपीज़ ही सही। There will be an overall after tax savings in cost of ₹24 per annum after P acquires D। यानी कि सिलसिला कुछ इस तरह का है कि अभी जो एक प्लैटिनम कंपनी है, एक डायमंड कंपनी है। प्लैटिनम का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 231 है, डायमंड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 58 है। जब प्लैटिनम डायमंड को परचेज़ कर लेगा तो जो बड़ा वाला प्लैटिनम होगा जिसमें डायमंड भी शामिल होगा, उस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो 231 प्लस 58 प्लस 24 होगा, यानी कि 313 होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि 24 रुपये की कॉस्ट सिनर्जीज़ होंगी। कॉस्ट सिनर्जीज़ क्या होती हैं सर? जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 में अभी प्रैक्टिस वाले वीडियोस में डिस्कस किया कि कॉस्ट सिनर्जी का मतलब ये है कि जब आप किसी और कंपनी को परचेज़ करते हो तो डुप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस और रिडंडेंसीज़ को ख़त्म करते हो। वीडियो 1 वीडियो 2 में कंटिन्यूएशन में डिस्कस किया है, बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। वही चीज़ है, उसकी वजह से आपके जो नई कंपनी की अर्निंग्स होगी वो इन दोनों की एडिशन प्लस 24 होगी। The current P ratio of platinum is 15 and diamond is 19। इन दोनों का P ratio दिया हुआ है। After P acquires D, it is believed that the new company will have a PE ratio of 18। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप किसी और कंपनी को एक्वायर कर लेते हो तो एक नई कंपनी का एक नया PE रेशो होता है, क्योंकि देखो नई जो कंपनी होगी उसके कुछ नए डायनेमिक्स होंगे, नया स्ट्रक्चर होगा, नए हालात होंगे, और उसकी वजह से उसका PE रेशो डिफरेंट हो सकता है। ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी, इसका PE मल्टीपल 15 था। ये डायमंड था, डायमंड जो है वो टायर्स बनाता था, इसका PE मल्टीपल 19 था। अब ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई तो बड़ी वाली कंपनी का PE मल्टीपल 18 है। रीज़न मीन कि जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी उसको डायरेक्टली अब टायर्स जो है उसकी सप्लाई जो है वो सिक्योर हो गई है, उसका सप्लायर जो है वो तय हो गया है। लिहाजा इसका जो 15 का PE था वो 18 पर चला गया है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ गई होगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, PE रेशो बढ़ा होगा। मार्केट प्राइस बढ़ने के मुख्तलिफ रीज़न्स हमने देखे कि फ्यूचर में कितनी चीज़ें सर्टेन हैं, कितनी इनकम जनरेट होती है, कितने डिविडेंड्स जनरेट होते हैं, उस बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट दी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ P&D। P और D की करंट मार्केट वैल्यू क्या होगी ये बताना है। कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ P आफ्टर इट एक्वायर्स D। तो देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ P, अच्छा, जो मैं आप लोगों को इस हैंडआउट का आंसर दूंगा ना उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें फॉर्मेटिंग में हुई हुई होंगी। अभी मैं जल्दबाजी में जल्दी से आपको समझाते चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ। तो जनाब, अभी करंटली कंपनी का जो
टोटल अर्निंग्स हैं वो 231 है और पीई रेशो 15 है। तो करंट मार्केट वैल्यू कंपनी की 231 इंटू 15 और 231 इंटू 15 इज़ 3465, इतनी बनती है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ डायमंड, मार्केट वैल्यू ऑफ डायमंड करेंटली डायमंड का 58 की अर्निंग्स है और डायमंड का करंट जो पीई मल्टीपल है बिफोर एक्विजिशन वो 19 है। तो 58 इंटू 19 इज़ 1102, ठीक है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ प्लेटिनम आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद, खरीद के बाद जो दोनों कंपनीज की एक चीज़ बन जाएगी, एक कंबाइंड कंपनी बन जाएगी, उसकी अर्निंग्स 231 प्लस 58 प्लस 24 होगी और उसका पीई मल्टीपल 18 होगा। तो 231 प्लस 58 प्लस 24 सबको ऐड किया और उसको 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 5634 आता है, 5634, ठीक है जी। ये जो नई वाली बड़ी वाली कंपनी होगी उसकी वैल्यू है। कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश D company shareholders will be willing to accept if they consider PE ratio model as the best method for valuation of their company shares and they are not aware of any benefits that P will enjoy after acquisition of D. कंपनी की वैल्यूएशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पढ़ोगे। वैल्यूएशन करने के लिए, कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए पीई रेशो मेथड जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये एक पॉसिबल मेथड है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी हिसाब से वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन करी जाती है। सवाल ये बोलता है कि डी कंपनी के शेयर होल्डर्स आपसे कितना कैश डिमांड करेंगे, कितना पैसा मांगेंगे, कितने कैश उनको पे करना पड़ेगा या कितना कैश वो एक्सेप्ट करेंगे अगर वो ये समझते हैं कि उनकी कंपनी को पीई रेशो के हिसाब से या पीई रेशो मॉडल के हिसाब से उनकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन कैलकुलेट करना बेस्ट मेथड है, बेहतरीन तरीका है। And they are not aware of any benefits that P will enjoy after acquisition of D. और उनको ये नहीं पता कि एक्विजिशन के बाद P जो है उनको ख़रीद करने के बाद कितने बेनिफिट्स एंजॉय करेगा। यानी कि D के शेयर होल्डर्स को ये नहीं पता कि जब कंपनीज कंबाइन हो जाएंगी तो नई कंपनी का 231 और 58 नहीं बल्कि 231, 58 और 24 ये सिनर्जी का बेनिफिट भी अराइज हो रहा होगा। इसके बारे में इल्म नहीं है। तो अगर इसके बारे में इल्म नहीं होगा तो डी कंपनी वालों को यूँ लगेगा कि यार जब हमें पी ख़रीदेगा तो हमारी अर्निंग्स है 58 वो एंजॉय करेगा वो, और जब वो हमें ख़रीदेगा तो हमारा जो पीई मल्टीपल है वो है 19। देखें, जो डी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जब अपनी कंपनी की वैल्यू लगाई होगी और पी रेशो मॉडल पर लगाई होगी तो उन्होंने अपनी अर्निंग्स को अपने पी रेशो से मल्टीप्लाई किया होगा, विच इज़ 58 इंटू 19 विच इज़ 1102। उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारी कंपनी की वर्थ, हमारी कंपनी की वैल्यू, हमारी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो 1102 है। ये इन्होंने सोचा होगा और इस पैसे पर ये बेचने को तैयार हो जाएंगे। आज समझ में आ रही है? क्योंकि देखें, डी को अगर इस सिनर्जी की नॉलेज नहीं है, डी को इस बात की नॉलेज नहीं है कि नई कंपनी का पी रेशो 18 होगा, तो वो तो यही समझेगा ना कि भाई हमारा जो पी रेशो है वो 19 है, हमारी अर्निंग्स जो है वो 58 है, तो हमारे हिसाब से हमारी वैल्यू 1102 है। इसको आप प्री एक्विजिशन वैल्यू भी कहते हो, प्री एक्विजिशन वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी की प्री एक्विजिशन वैल्यू है ना। प्री एक्विजिशन का मतलब ये है कि एक्विजिशन से पहले टारगेट कंपनी की क्या वैल्यू बनती थी। तो इस हिसाब से तो वो बोलेंगे कि भाई 1102 या उससे ज़्यादा अगर हमें मिल रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारे हिसाब से पीई रेशो मॉडल के हिसाब से जो वैल्यू निकाली जाती है वो बेहतरीन वैल्यू होती है और उसके हिसाब से 1102 की हमारी कंपनी की वैल्यू बन रही है। ठीक है जी, आई होप कि कुछ बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर डी कंपनी के शेयर होल्डर्स कैश लेते हैं तो इनको 1102 कैश दे दिया जाएगा, सारे शेयर जो है वो टी कंपनी के शेयर होल्डर्स के हो जाएंगे।
क्वेश्चन 11 पर आते हैं। 11 भी विंटर 2010 का जो सवाल आया था उसका कुछ रेप्लिका है, उसमें से ही चीज़ें निकाली गई हैं और शेयर कंसिडरेशन की बात है। अगेन सिनेरियो वो ये, प्लैटिनम और डायमंड 2 कंपनीज़ हैं, उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हुए हैं, सिनर्जी का बेनिफिट दिया हुआ है, पी रेशोज जो पहले होंगे जो बाद में होंगे वो दिए हुए हैं। ये सारी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब कुछ और एडिशनल बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है भाई एडिशनल बातें? लिखा हुआ है करंट नंबर ऑफ शेयर्स इन पी इज़ 90 एंड इन डी इज़ 19.2। ठीक है, ये इनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो अभी इनके शेयर्स हैं। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश टू एक्वायर डी, पी विल इशू इट्स ओन न्यू शेयर्स टू डी एंड द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ डी विल बी कैंसल्ड। देखिए कभी कभार क्या होता है कि आप किसी और कंपनी को ख़रीदते हो ना, तो आप उसको पैसे नहीं देते, कैश नहीं देते, बल्कि बोलते हो तुम नई कंपनी में शेयर होल्डर बन जाना। मिसाल देते हैं, ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी और बी कंपनी के मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, ए कंपनी के 15 शेयर्स मार्केट में पहले से ट्रेड हो रहे हैं, बी कंपनी के 5 शेयर्स मार्केट में पहले से ही ट्रेड हो रहे हैं। ए बी को बोलता है कि तुम अपनी कंपनी मुझे बेच दो। इफेक्टिवली कंपनी बेचने का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे 100% शेयर्स जो है वो परचेज कर लूँगा, तुम्हारे 100% शेयर्स मैं ख़रीद लूँगा, तुम्हारे 5 शेयर्स जो है वो मुझे दे दो। अब एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट कैश पे कर दिया जाए। कैश में क्या होगा, मिसाल के तौर पर बात ये हुई कि तुम्हारे 5 शेयर जो है वो 20 रुपये के हिसाब से मैं ख़रीद रहा हूँ और 100 रुपये तुम ले लो। इस केस में क्या किया जाता है, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं, हर शेयर होल्डर को 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये और 20 रुपये कैश दे दिया गया और उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिया। ठीक है, शेयर के एक ट्रेडेबल चीज़ है ना, शेयर दे दिए और 20 रुपये जो है वो पे कर दिए। सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है ना वो दूसरी कंपनी को बोलते हैं तुम एक काम करो, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, कैश नहीं देंगे, बल्कि हम जो है ना तुम्हारे साथ शेयर एक्सचेंज करते हैं और लेट्स से 1 for या लेट्स से 3 for 5 का शेयर एक्सचेंज करते हैं। 3 for 5 का शेयर एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें ख़रीद लेता हूँ, फिर तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम्हारे शेयर्स मार्केट में ट्रेडेबल नहीं होंगे, तुम नई कंपनी का पार्ट बन जाओगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास नई कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास पहले 15 शेयर्स थे, आज भी 15 शेयर्स, और तुम्हारे जो 5 शेयर्स मैंने कैंसिल करे हैं उसकी जगह मैं तुम्हें न्यू शेयर होल्डर्स बना देता हूँ और तुम लोगों को 3 शेयर्स दे देता हूँ। 3 for 5 एक्सचेंज के रेशियो में तुम्हारे 5 शेयर्स के अगेंस्ट नई कंपनी के 3 शेयर्स दे रहा हूँ। यानी कि इस केस में पोस्ट एक्विजिशन के बाद कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे और वो 18 हो जाएंगे, लेकिन कंपनी को शेयर्स नहीं देने, कंपनी को कैश नहीं देना पड़ेगा। फ़ायदा ये होता है कि कैश का आउटफ्लो नहीं होता। नुकसान ये होता है कि जो पुरानी कंपनी थी जिसको मैंने एक्वायर किया है उसके शेयर होल्डर्स नई कंपनी का पार्ट बन जाते हैं, और जब वो नई कंपनी का पार्ट बन जाते हैं तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनके पास कुछ राइट्स भी होते हैं। तो इस तरह का कुछ चक्कर है। और उसके बाद लिखा हुआ है द शेयर एक्सचेंज रेशो विल बी 7:6, दैट इज़ 7 न्यू पी शेयर्स फॉर एवरी 6 डी शेयर्स। अब देखें डी के पहले से कितने शेयर्स हैं, 19.2। हर 6 शेयर्स के अगेंस्ट मुझे 7 शेयर्स देना है ना अगर, तो मैं 7/6 के रेशियो से मल्टीप्लाई कर लूँगा। 19.2 को 6 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 19.2 में 6 शेयर्स वाले कितने स्लॉट्स आ रहे हैं और हर स्लॉट के अगेंस्ट मुझे 7 शेयर्स देने हैं, यानी कि नई कंपनी में मुझे इनको 22.4 शेयर्स देने होंगे। 7 न्यू शेयर्स ऑफ पी कंपनी फॉर एवरी 6 शेयर्स, यानी कि हर 6 शेयर्स के अगेंस्ट मैं 7 शेयर्स दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 19.2 मिलियन टोटल, 19.2 जो टोटल शेयर्स थे उसके अगेंस्ट मैं अपनी कंपनी के नए 22.4 शेयर्स दे रहा हूँ। कैलकुलेट रिवाइज्ड अर्निंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द न्यू कंपनी आफ्टर पी एक्वायर्ड डी। रिवाइज्ड अर्निंग्स क्या होंगी? रिवाइज्ड अर्निंग्स बड़ी सिंपल है। रिवाइज्ड अर्निंग्स में आपके पास 231 की अर्निंग भी होगी, आपके पास 58 की अर्निंग भी होगी और आपके पास 24 की अर्निंग भी होगी। तो आपके पास 231, 58 और 24 जो एडिशन है ना वो 313 बनेगा। फिर बोला क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, नई कंपनी में नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ़ शेयर्स नई कंपनी के जो होंगे वो 90 + 22.4, 90 और 22.4 यानी कि 112.4 होंगे। फिर अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा? अर्निंग्स पर शेयर के लिए अर्निंग्स को 313 की अर्निंग्स होगी और 112.4 नई कंपनी में शेयर्स होंगे, तो अर्निंग्स पर शेयर जो हो जाएगा आपका वो 313 टोटल नई कंपनी की अर्निंग्स होंगी, डिवाइडेड बाय 112.4 नई कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उसे डिवाइड किया तो 2.785 बन जाएगा।
2.785 पर शेयर, ठीक है। तो रिवाइज अर्निंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस कैलकुलेट कर लिया। ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज प्राइस पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद नई कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम नई कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर यानी कि 2.785 को मल्टीप्लाई करेंगे नई कंपनी का पीई रेशो जो कि 18 होगा। ये 18 हमें पता है ना कि नई कंपनी का जो पीई रेशो होगा वो 18 होगा। तो 2.785 मल्टीप्लाइड बाय 18, नई कंपनी का एक शेयर जो होगा उसकी वैल्यू 50.13 तकरीबन बन रही है, ठीक है, 50.13। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी। ये नई कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 50.13, नई कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 50.13, नई कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 50.13। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से। नई कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 112.4। अगर नई कंपनी में 112.4 शेयर्स होंगे तो 50.13 मल्टीप्लाई बाय 112.4 यानी कि टोटल 5634.6 बनता है। 5634.6, ठीक है। क्या किया आपने, ये आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर है, इसको आपने नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नई कंपनी में 112.4 के नंबर ऑफ शेयर्स थे, नई कंपनी का प्राइस पर शेयर जो है वो 50.13 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी आ गई। मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी 5634 आ गई। उसके बाद बोलते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। नई कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो मार्केट प्राइस पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से, ये एक तरीका है, या तो जैसे कि पहले पिछली वीडियोस में सीखा, आप टोटल अर्निंग्स ऑफ द न्यू कंपनी यानी कि 313 को नए वाले पीई रेशो यानी कि 18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 313 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर भी 5634 आता है। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से ऊंच नीच हो रही है, लेकिन इस केस में भी आपके पास आंसर आएगा। एक शेयर की वैल्यू को सारे शेयर्स नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, या टोटल कंपनी की अर्निंग्स को पी रेशो से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। यानी कि मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका है मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी इज इक्वल्स टू टोटल अर्निंग्स विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशो। दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा। फिर बोलता है द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनीज पी एंड डी बिफोर एक्विजिशन। अच्छा देखें, एक्विजिशन के बाद जो नई कंपनी बनी है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ पी आफ्टर एक्विजिशन, जिसको हम पोस्ट एक्विजिशन कहते हैं, पोस्ट एक्विजिशन कहते हैं, एक्विजिशन के बाद जो नई कंपनी की वैल्यू है वो 5634 है। मार्केट वैल्यू ऑफ पी प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन का मतलब ये हो गया कि एक्विजिशन से पहले पी की कितनी वैल्यू थी, तो ये इसका पैट था और ये इसका पीई रेशो था 231 इंटू 15, 231 इंटू 15 यानी कि 3465। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ डी प्री एक्विजिशन, अगेन प्री एक्विजिशन का मतलब ये है कि एक्विजिशन से पहले, तो एक्विजिशन से पहले डी कंपनी की अर्निंग्स जो है वो 58 थी और इसका पीई मल्टीपल 19 था, विच इज़ 58 इंटू 19 यानी कि 1102। ये हमने पिछले पार्ट में या सवाल में भी कैलकुलेट किया था। कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी हो गया, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनीज पी एंड डी बिफोर एक्विजिशन एंड हाउ मच वैल्यू वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मर्जर। मर्जर की वजह से कितना फ़ायदा हुआ, कितनी वैल्यू क्रिएट हुई। जब मर्जर होता है तो नई कंपनी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होते हैं एज कंपेयर टू जब वो दो कंपनीज इंडिविजुअल अकेली ऑपरेट कर रही थी। तो मर्जर्स की वजह से जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसके लिए मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी पोस्ट एक्विजिशन, नई वाली बड़ी वाली कंपनी की टोटल वैल्यू 5634 है। और वो बनी कैसे है, दो कंपनीज को मर्ज कर जिनकी प्री एक्विजिशन वैल्यूज 3465 और 1102 थी। तो अगर मैं प्री एक्विजिशन वैल्यूज 3465 और 1102 को ऐड कर 5634 में से माइनस कर दूं तो 1067 आता है। ये 1067 जो है ना, ये है वैल्यू क्रिएशन ड्यू टू सिनर्जी, वैल्यू क्रिएशन ड्यू टू सिनर्जी। ये है वैल्यू क्रिएशन ड्यू टू सिनर्जी। सिनर्जी की वजह से जो वैल्यू की क्रिएशन हुई है वो 1067 है। सिनर्जी की वजह से जो वैल्यू की क्रिएशन हुई है वो 1067 है।
देखिए इंडिविजुअल जो कंपनीज थी उनकी इतनी वर्थ नहीं बन रही थी, मर्ज कंपनी की ज़्यादा वर्थ बन रही थी, और जितनी एक्स्ट्रा वर्थ क्रिएट हुई थी वो ड्यू टू सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स थी। नई कंपनी की अर्निंग्स बढ़ गई थी क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो गई थी, उसका फ़ायदा, और नई कंपनी का जो पीई रेशो था वो भी एक डिफरेंट पीई रेशो था। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 10, 11 डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।